राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की विपक्षियों को एक मंच पर लाने की कोशिशों को जब झटका लगा और साथ ही शरद पवार ने भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से मना कर दिया, तो ममता बनर्जी अपनी नई सियासी चाल पर उतर आईं। तुष्टीकरण की मास्टर खिलाड़ी और इसी के सहारे बंगाल में अपनी सत्ता चला रही ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए फारूक अब्दुल्ला का नाम आगे कर दिया। वही फारूक अब्दुल्ला जो देश विरोधी बातें करते हैं और पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। यानी देश के सर्वोच्च पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार वो हो सकता है जो देश को मानता ही नहीं। बता दें कि ममता बनर्जी की कोशिशों के तहत दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की एक बैठक आयोजित की गई थी। हालांकि सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने इस बैठक से किनारा करते हुए ममता को झटका दे दिया। इस बैठक में विपक्षी दलों की तरफ से शरद पवार का नाम आगे बढ़ाने पर पहले सहमति दी गई, लेकिन शरद पवार के इनकार करने पर नए नाम को खोजा जा रहा था। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर शरद पवार खुद अपने नाम की हामी भर देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जाएगा। लेकिन पवार के इनकार के बाद ममता बनर्जी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला के नाम पर चर्चा हुई। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने उनके नाम का विरोध किया और कहा कि इसमें उनके नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सूत्रों की माने तो ममता ने दो नाम सुझाए हैं। इसमें एक नाम फारूक अब्दुल्ला का है और दूसरा नाम गोपाल कृष्ण गांधी का। इसके अलावा अन्य की तरफ से एनके प्रेमचंद्रन का नाम भी सुझाया गया। ममता ने कहा कि आज यहाँ कई पार्टियां थी, हमने तय किया है कि हम केवल एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे। हर कोई इस उम्मीदवार का समर्थन करेगा। हम दूसरों से सलाह मशविरा करेंगे। यह एक अच्छी शुरुआत है। हम कई महीनों के बाद एक साथ बैठे हैं। हम फिर से एक साथ बैठक करेंगे। ममता ने आगे कहा कि आज की मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यह रही कि सभी सीनियर नेता आए थे। महबूबा मुफ्ती और अखिलेश यादव पहली बार किसी संयुक्त बैठक में आए थे। इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना, डीएमके के नेता आए। विपक्ष का कहना है कि एक उम्मीदवार वास्तव में संविधान के संरक्षक के रूप में काम कर सकता है और मोदी सरकार को भारतीय लोकतंत्र, भारत के सामाजिक ताने बाने को और नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है। वहीं एक सप्ताह के अंदर इस मुद्दे पर एक और बैठक होगी। इस बैठक में संयुक्त उम्मीदवार के नाम का चयन किया जा सकता है। सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने का काम टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी उतना ही सवालों के जवाब देने में असहज होते जा रहे हैं। सिर्फ 5 लाख रुपयों से हजारों करोड़ रुपए की बनाई गई संपत्ति वाले इस अनोखे केस में राहुल गांधी जब फंसने लगे तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक ऐसे नेता का सहारा लिया जिनकी सालों पहले मौत हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद राहुल गांधी ने ईडी को बताया है कि कांग्रेस से सैकड़ों करोड़ की एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्ति के यंग इंडियन के अधिग्रहण से संबंधित सभी लेन देन के लिए कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जिम्मेदार थे। वहीं राहुल गांधी से गांधी परिवार द्वारा एजेएल की संपत्ति को संभालने वाली कंपनी यंग इंडिया के बारे में पूछताछ की गई। खबरों के अनुसार राहुल गांधी ने यंग इंडियन द्वारा लिए गए ऋण या आवास प्रविष्टि के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है, जो कि वोरा के नाम पर है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सचिव प्रणोद झा ने कहा है कि ईडी की कार्यवाही को लीक करना एक अपराध है, इसीलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी से पूछताछ तीसरे दिन भी जारी है, क्योंकि उन्होंने एक दिन की छूट मांगी थी। वहीं यह बात भी दिगर है कि राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी के पास यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी है। बाकी 24% की हिस्सेदारी वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। लेकिन वोरा और फर्नांडिस का दिसंबर 2020 और सितंबर 2021 में निधन हो चुका है। वहीं ईडी के सूत्रों ने इस आरोप का खंडन किया है कि वह राहुल गांधी को 11 बजे तक किसी भी तरह से बाहर नहीं जाने दे रहे। सूत्रों का कहना है कि वह देर से जाते हैं क्योंकि हर 3 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता अपनी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए 3-4 घंटे का ब्रेक लेते हैं। हमें उनसे पूछताछ करने के लिए केवल 6 घंटे ही मिल रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को अब 23 जून को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
क्योंकि उन्होंने कोविड के कारण तारीख टालने की मांग की थी। वहीं ईडी ने अप्रैल में कांग्रेस पदाधिकारी मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के मौजूदा कोषाध्यक्ष पवन बंसल के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें समन जारी किया था। खड़गे और बंसल भी यंग इंडिया और एजेएल में पदाधिकारी हैं। खबरों के अनुसार यंग इंडिया के एजेएल के अधिग्रहण के बाद यंग इंडिया के 2 संस्थापक सुमन दुबे और सैम पित्रोदा एक शेयर धारक के रूप में सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को अपने शेयर हस्तांतरित कर गए। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप यंग इंडिया का हस्तांतरण और नियंत्रण सोनिया और राहुल के हाथों में हो गया। दोनों बहुसंख्यक शेयर धारक भी हैं। प्रत्येक में 38% की हिस्सेदारी थी। उनके करीबी सहयोगी मोतीलाल वोरा और फर्नांडिस में से प्रत्येक के पास 12% शेयर थे। एजेएल और यंग इंडिया दोनों के निदेशकों का समूह समान था, जो कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे। गौरतलब है कि यंग इंडिया की स्थापना 5 लाख रुपए से हुई थी और उसके पास एजेएल को संभालने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं थे, जिस पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। ईडी के डोजियर के अनुसार चूंकि 90.21 करोड़ रुपए के ऋण की कथित खरीद के समय यंग इंडिया के पास कोई धन नहीं था, इसीलिए उसने कोलकाता स्थित एक मुखौटा कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का ऋण लेने का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें अन्य चुनावी राज्यों में पार्टी विस्तार और सत्ता पाने पर है, और इनमें सबसे अहम राज्य है भाजपा का गढ़ गुजरात। लेकिन सत्ता पाना और उसे संभाल पाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की अक्षमता जैसे जैसे सामने आती जा रही है, अन्य राज्यों में भी उसकी हालत खराब होती जा रही है। एक तो आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के सत्ता मॉडल में धांधली और उसकी अक्षमता, दूसरे पार्टी के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह ने केजरीवाल की पोल खोलते हुए उनके सपने को चौपट कर दिया है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसलिए केजरीवाल ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। केजरीवाल ने गुजरात में एक नई टीम भी बनाई है। नई टीम इसलिए क्योंकि अप्रैल महीने में अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे के बाद लगभग 150 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और आपको बड़ा झटका दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने पुरानी यूनिट को भंग करके नया संगठन बनाया है। आपके नए संगठन में 850 नए पदाधिकारियों का ऐलान किया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि नए संगठन में भी फूट पड़ चुकी है और चुनाव से पहले ही पार्टी में असंतोष भी पैदा हो रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले हुए इस बदलाव ने पार्टी में असंतोष की लहर भी पैदा कर दी है। जिन्हें पद मिला वे तो खुश हैं, लेकिन जिनकी छुट्टी हुई वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ तो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार इसे पार्टी की नई चुनौती के रूप में देख रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल ने जल्द ही असंतोष को दूर नहीं किया तो अपने ही खिलाड़ी गेम प्लान बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में कई नेताओं ने भाजपा और कांग्रेस में संभावना तक तलाशनी शुरू कर दी है। हालांकि हालिया पुनर्गठन में पार्टी ने जातिगत, सामुदायिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा करते हुए पार्टी को कई ऐसे नेताओं को नजरअंदाज करना पड़ा जो शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। इसुदन गदवी और इंद्रनील राजगुरु जैसे नेताओं को राष्ट्रीय भूमिका में लाया गया है, जबकि गोपाल इटालिया पर भरोसा बरकरार रखा गया है। हालांकि सेनापति के अलावा पार्टी ने ऊपर से नीचे तक अधिकतर पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। वहीं नई टीम का ऐलान करने के लिए गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी ने 2 महीने में 30,000 सक्रिय सदस्य बनाए हैं और आने वाले चुनाव में चीजों को व्यवस्थित करने के लिए बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा, पार्टी सदस्यता में विस्तार के साथ संगठन का भी विस्तार हुआ है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अधिकतर नेताओं को समायोजित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस सब के बाद भी संगठन में हुए फेरबदल से पार्टी के पुराने नेता बेहद नाराज हैं। इनमें शामिल पूर्व उपाध्यक्ष भीमा भाई चौधरी ने कहा, मैं आपका सदस्य हूं, लेकिन मैंने अपनी निराशा से हाईकमान को अवगत करा दिया है। फेरबदल करने से पहले मुझसे विचार तक नहीं लिया गया। हम पार्टी की स्थापना के समय से सदस्य हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों से लड़ते रहे, लेकिन बड़े पद उन्हें मिले जो नए हैं। एक अन्य संस्थापक सदस्य और गुजरात में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही रितु बंसल ने भी खुलकर असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा, मेरी प्रतिबद्धता पार्टी के साथ कायम है, लेकिन इस बात की निराशा है कि हमें हमारी कड़ी मेहनत को मान्यता नहीं दी गई। नेताओं की ओर से सार्वजनिक मंचों पर खुलकर नाराजगी जाहिर किए जाने के बाद पार्टी भी असंतोष को स्वीकार कर रही है, लेकिन सच को स्वीकारने के बाद भी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं।
पार्टी के प्रवक्ता योगेश जदवानी ने कहा कि यह सही है कि कुछ नेता बदलाव से खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि पार्टी ने सिर्फ जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। वे आज भी आपका हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ईडी के सवालों से बचने के लिए बहाने तो सब बनाते हैं। जैसे राहुल गांधी सारा दोष उन मोतीलाल वोरा के मत्थे डाल रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। जाहिर है कि मोतीलाल वोरा को नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाकर राहुल गांधी खुद को भोला भाला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के बिना विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने तो बहाना बनाने की हद ही कर डाली। सत्येंद्र जैन ने ईडी से बचने के लिए अपनी याददाश्त चले जाने की कहानी रच डाली और कह दिया कि कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त खो गई है। सवाल यह है कि जब सत्येंद्र जैन की याददाश्त ही नहीं है तो उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि अरविंद केजरीवाल कौन है और वे दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। बिना याददाश्त वाले मंत्री को लेकर कोई सरकार कैसे काम कर सकती है? हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब तक सत्येंद्र जैन के इस कबूलनामे पर खामोश है, लेकिन भाजपा ने सीधे केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सत्येंद्र जैन की याददाश्त कोरोना के दौरान चली गई तो उन्हें अब तक मंत्री क्यों बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल से अपील है वह सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त करें और यही उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसके साथ ही आदेश गुप्ता ने कहा कि जब सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली गई है तो उनके सरकारी काम किसने किए, यह भी एक बड़ा सवाल है। जब याददाश्त ही चली गई तो उनके द्वारा लिए गए फैसले कैसे सही हो सकते हैं? इस बात को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल खुद नैतिकता की बात करते हैं और राजनीति में नैतिकता का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता का परिचय देते हुए सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाना चाहिए। जब ईडी ने भ्रष्टाचार के सबूत दे दिए हैं और अदालत ने जेल भेज दिया है तो अभी तक सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया गया? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया है सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अरविंद केजरीवाल ने इस केस को झूठा बताया है। सत्येंद्र जैन से जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज दिखाकर कुछ सवाल पूछा तो सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि कोरोना के समय उनकी याददाश्त चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेता और सांसद पी चिदम्बरम ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। पी चिदम्बरम के इस्तीफा देने के बाद सभापति ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि राज्यसभा के माननीय सभापति ने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुझे महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला। मैं महाराष्ट्र के लोगों के उज्जवल भविष्य, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। असल में पी चिदम्बरम ने अपना इस्तीफा राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ के विरोध में नहीं दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद दिया है। इससे पहले चिदम्बरम महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद थे, इसलिए महाराष्ट्र से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब वे राज्यसभा में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगे। पी चिदम्बरम के इस्तीफे के बाद यूजर्स उन पर कमेंट करने लगे। एक यूजर ने पूछा कि महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि उच्च सदन का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने महाराष्ट्र के लिए कौन से 3 बड़े काम किए हैं? पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु राज्य से राज्यसभा के लिए मेरे चुनाव के बाद मुझे महाराष्ट्र राज्य से अपनी सीट से इस्तीफा देने की आवश्यकता है। आज मैंने महाराष्ट्र राज्य की सीट से अपना इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव लोकसभा का हो या फिर राष्ट्रपति का, ममता बनर्जी और शरद पवार तत्काल सक्रिय हो जाते हैं और विपक्षी एकता की बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। अगले महीने राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर उछल कूद मचाई। विपक्षी एकता भले ही कायम न हो, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए कई नाम बाजार में बतौर उम्मीदवार तैरने लगे। इस पद के लिए चर्चा तो शरद पवार के नाम की भी हुई, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर कह दिया उनका इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए इस विपक्षी भागदौड़ को लेकर भाजपा के बड़े नेता दिलीप घोष ने शरद पवार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार के आतंकवादियों से संबंध थे। हमारे देश में ऐसा राष्ट्रपति होगा तो आतंकवाद भी बढ़ेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी सोचती हैं कि अगर सब उन्हें एक बार बोलेंगे तो वह मान जाएंगे, लेकिन कोई उनका नाम नहीं बोल रहा। ममता बनर्जी की बैठक में 16 दल शामिल हुए हैं।
लेकिन उन लोगों के अस्तित्व को लेकर दिलीप घोष ने एक सवाल किया। दिलीप घोष ने यह भी उपहास किया कि मुख्यमंत्री की अखिल भारतीय नेता बनने की इच्छा लंबे समय से ही है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खुद को कुछ दिन पहले ही अलग कर लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर जाकर मुलाकात की है। सूत्रों से पता चला है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की है। यह बैठक करीब 20 मिनट चली। बैठक को लेकर शरद पवार ने ट्वीट कर लिखा कि ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में मेरे आवास पर मुझसे मुलाकात की। हमने अपने देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। शरद पवार पर निशाना साधने के अलावा दिलीप घोष ने कहा लोगों का सीबीआई पर से भरोसा उठ रहा है, हालांकि उन्हें सीबीआई जांच में विश्वास सबसे ऊपर है। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे, वे सब अब कहां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भरोसेमंद नेता अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और जिस तरह से राहुल गांधी ईडी को घुमा रहे हैं, संभव है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले। कांग्रेस को इस बात का डर सबसे ज्यादा सता रहा है। यही वजह है कि पूरे देश में हंगामा खड़ा कर कांग्रेस कम से कम राहुल को गिरफ्तारी से बचाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन इसके साथ कांग्रेस के थके हारे नेता गांधी परिवार की निगाह में चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक नेता रेणुका चौधरी हैं। कई बार चुनाव हारने के बाद अब पार्टी ने भी उन्हें ज्यादा भाव देना बंद कर दिया है। राहुल गांधी के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने के बाद रेणुका चौधरी को जैसे बड़ा मौका मिल गया और विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने उछलकर एक पुलिसकर्मी का कॉलर तक पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हैदराबाद में पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान रेणुका एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान 7 से 8 महिला पुलिसकर्मियों ने मिलकर उन्हें काबू किया। इस घटना के बाद से वह यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। एक यूजर ने लिखा कि रेणुका चौधरी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजो। सरकार के काम में बाधा पहुंचाना गंभीर अपराध है, इसकी चौधराहट पर लगाम लगानी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर अभद्रता करती रेणुका चौधरी अहंकार देख रहे हैं। यह है कांग्रेस, मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर ईडी की कार्रवाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला। उनका कहना है कि राहुल गांधी को इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी हर मोर्चे पर सरकार से सवाल करते रहे हैं, इसीलिए सरकार उनको परेशान कर रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की है और आगे भी करेगी। इस दौरान राहुल ने ईडी को बताया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया लिमिटेड के अधिग्रहण से संबंधित सभी लेन देन कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ही देखते थे। राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए लोन की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी वोरा पर डाल दी। कांग्रेस सचिव प्रणव झा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत है और उसे लीक करना अपराध है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।